द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिनग्राद की लड़ाई उन लड़ाइयों में से एक थी जो हिटलर को बैक फुट पर लेकर आया था। यह लड़ाई 6 महीने तक चली और इतिहास के सबसे खून खराबे वाली लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें लगभग 20 लाख इंसानों की जान गई। आज हम इसी लड़ाई को डिस्कस करेंगे। लगभग वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के कुछ दिन पहले 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में यूएसएसआर एंड जर्मन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, द मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट, जिसमें ये कहा गया था किसी भी कंडीशन में हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ एक सीक्रेट डील भी हुआ था कि हम यूरोप में पोलैंड एंड रोमानिया को आपस में बांट लेंगे एंड बाल्टिक कंट्रीज को यूएसएसआर को दे देंगे एज इट इज वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जैसा। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ पोलैंड पे जर्मन के द्वारा हमले के साथ, और उसके 16 दिन बाद यूएसएसआर ने 17 सितंबर को पोलैंड पे हमला किया। यहाँ पे जर्मन एंड यूएसएसआर ने पोलैंड को जीत कर बांट लिया। लेकिन इसके बाद यूएसएसआर ने फिनलैंड पे हमला किया, जिसे हम विंटर वॉर के नाम से भी बोलते हैं। फिर यूएसएसआर ने बाल्टिक कंट्रीज को एनेक्स कर लिया, मींस जीत लिया। और ये हिटलर के हिसाब से मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट एग्रीमेंट का रसिया के द्वारा तोड़ दिया गया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हुआ था और 23 अगस्त को साइन हुआ ट्रीटी द मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट हिटलर के नजर में अब सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया था। और फिर यूएसएसआर एंड जर्मन एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। पोलैंड पर 1 महीने में, नॉर्वे पे 2 महीने में और अन्य देशों और फ्रांस पर 6 हफ्तों में कब्जा करने के बाद लगभग पूरा यूरोप नाजी जर्मनी के पकड़ में था। और इस पकड़ और यूं कहें तो जीतों ने हिटलर को 1941 में यूएसएसआर पर फोकस करने का विश्वास और समय दिया था। हिटलर की मंशा अब यूएसएसआर को जीतने की थी। सोवियत संघ यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। जून 22, 1941 को जर्मन ने यूएसएसआर को इन्वेड करने के लिए ऑपरेशन बारबोसा लॉन्च किया। इस आक्रमण ने जर्मनी को बेलारूस, यूक्रेन, बाल्टिक देशों और अन्य क्षेत्रों पर कब्जा करने का मौका दिया। साथ ही साथ मॉस्को और लेनिनग्राद की घेराबंदी करने का भी मौका दिया। इसके बावजूद जर्मनी और उसके एक्सिस एलाइज का 22 जून 1941 को यूएसएसआर को इन्वेड करने का जो ऑपरेशन था, जिसे ऑपरेशन बारबोसा का नाम दिया गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ। भले ही यूएसएसआर रेड आर्मी को भारी नुकसान हुआ। उसके अगले साल 1942 में जर्मन हमले का मुख्य लक्ष्य स्टालिनग्राद और कॉक्सस की तेल भंडार थी। हिटलर का मानना था कि स्टालिनग्राद की औद्योगिक क्षमता को नष्ट कर देना बहुत इंपॉर्टेंट था स्ट्रेटेजिकली। यूएसएसआर के मुख्य तेल भंडारों पर कब्जा करना, जिसमें कॉकसस ऑयल रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट था, जो यूएसएसआर के रेड आर्मी को फ्यूल सपोर्ट दे रहा था। और वोल्गा नदी पर नियंत्रण प्राप्त करना, वोल्गा रिवर जो यूएसएसआर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्वपूर्ण थी। इस रूट से आर्मी, वेपन, फूड एंड न्यू मटेरियल्स का सप्लाई होता था। हिटलर का सोचना था अगर उसने इन एरिया को जीत लिया, मींस स्टालिनग्राद, कॉकसस का तेल भंडार एंड वोल्गा रिवर को, तो यूएसएसआर के खिलाफ जीत में निर्णायक साबित होगा। इसके अलावा स्टालिनग्राद का सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी था, क्योंकि इसका नाम यूएसएसआर के डिक्टेटर स्टालिन ने वोल्गाग्राड से चेंज करके स्टालिनग्राड अपने नाम पर कर दिया था। और स्टालिनग्राड, कॉक्सस और वोल्गा रिवर को जीतने के लिए ऑपरेशन लॉन्च हुआ। इस ऑपरेशन का कोड नाम हॉल ब्लाउ और केस ब्लाउ था। पूर्वी यूक्रेन में केंद्रित जर्मन सेना को 2 हिस्सों में बांटा गया था। आर्मी ग्रुप ए, जिसे विलियम लिस्ट के नेतृत्व में 17th आर्मी और 1st पैंजर आर्मी के साथ कॉक्सस के तेल क्षेत्रों की ओर मार्च करने का आदेश दिया गया था। आर्मी ग्रुप बी, जिसमें 6th जर्मन आर्मी, 4th पैंजर आर्मी, 2 रोमानियाई आर्मी, 1 इटालियन आर्मी और 1 हंगेरियन आर्मी शामिल थे, और इनको वोल्गा और स्टालिनग्राद पर नियंत्रण प्राप्त करने का आदेश दिया गया। इस समूह का नेतृत्व फील्ड मार्शल फ्रेडरिक वॉन पॉलस कर रहे थे, और यूएसएसआर साइड से मार्शल एरेमेंको को दक्षिणी पूर्वी मोर्चे का कमांडर नियुक्त किया गया था। उन्हें कमिसार खुश्चेव के साथ मिलकर स्टालिनग्राद की रक्षा की योजना बनाने का आदेश दिया गया था। स्टालिनग्राद की रक्षा के लिए 62nd सेना का गठन किया गया, और जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल वासिली चुको कर रहे थे। जर्मनों द्वारा ऑपरेशन हॉल ब्लाउ की योजना मई 1942 के अंत के लिए बनाई गई, लेकिन खार्किव की दूसरी लड़ाई और सेवस्तोपोल की घेराबंदी में बिजी होने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। जब जर्मनों ने खार्किव एंड सेवस्तोपोल में सफलता पा लिया, तब वे ऑपरेशन हॉल ब्लाउ को जून के अंत में
से शुरू किया और कुछ ही दिनों बाद 20 अगस्त 1942 तक जर्मन सेनाएं डॉन नदी को पार कर स्टेलिनग्राद के दरवाजे तक पहुंच गई। जर्मन सेनाओं के स्टेलिनग्राद शहर में प्रवेश करने से पहले ही यूएसएसआर के कमांडरों ने अनाज और मवेशियों को शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन 4 लाख नागरिकों को वहीं रहने का आदेश दिया गया। शुरू में जर्मन और उनके एलाइज के पास 2,70,000 सैनिक, 500 टैंक, 600 विमान और 3,000 तोपें थी, जबकि सोवियतों के पास स्टेलिनग्राद की रक्षा के लिए 1,90,000 सैनिक, 400 टैंक, 300 विमान और 2,200 तोपें थी। खैर, स्टेलिनग्राद की लड़ाई की शुरुआत शहर पर जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे द्वारा भारी बमबारी के साथ शुरू हुई। लुफ्टवाफे जो उस समय की सबसे शक्तिशाली वायुसेना थी। डॉन रिवर को पार करने के ठीक 3 दिन बाद 23 अगस्त को जर्मनों द्वारा किए गए हवाई हमलों ने सैकड़ों नागरिकों की जानें ले ली। शहर की सभी लकड़ी की इमारतों को नष्ट करके आग लगा दिया गया और एक विनाशकारी आगजनी को जन्म दिया। शुरू में ही जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे ने स्टेलिनग्राद के चारों ओर हवाई नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। यूएसएसआर ने मात्र 8 दिनों में 201 विमान खो दिए। हवाई और जमीनी युद्ध में जर्मनों के पास बढ़त थी, लेकिन यूएसएसआर ने जमकर अपने आप को डिफेंस किया, जिसमें महिलाएं और किशोर बच्चे भी किलेबंदी और खाइयां बनाकर यूएसएसआर आर्मी के डिफेंस करने में सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि यह डिफेंस जर्मन आर्मी ग्रुप बी को, जिसका नेतृत्व फील्ड मार्शल फ्रेडरिक वॉन पॉल्स कर रहे थे, 1942 के सितंबर मंथ की शुरुआत तक स्टेलिनग्राद के उत्तर और दक्षिण इलाकों तक पहुंचने से नहीं रोक सका। लेकिन यूएसएसआर रेड आर्मी की 24th एंड 66th बटालियन की ओर से एक बड़े पलटवार अटैक में 14th पैंजर कोर को पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर लुफ्टवाफे की मदद से यूएसएसआर के 24th एंड 66th बटालियन को हरा दिया, जिसमें यूएसएसआर ने इस असफल आक्रमण में 30 टैंक खो दिए। 12 सितंबर के काउंटर ऑफेंसिव का ऐसा ही अंजाम हुआ, जब लुफ्टवाफे ने 40 से ज्यादा यूएसएसआर टैंकों को तबाह कर दिया। 18 सितंबर तक यूएसएसआर सेना स्टेलिनग्राद शहर के पीछे हटने को मजबूर हो गई। लेकिन जब स्टेलिन को ये पता चला तो उसने आदेश दिया। स्टेलिन के आदेश 227 के तहत बिना अनुमति के पीछे हटना कोर्ट मार्शल या मिलिट्री ट्रिब्यूनल द्वारा दंडनीय था। मतलब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं वाली सोच पैदा की गई थी, और जो हजारों भगोड़े पीछे हट रहे थे उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था, जिसकी वजह से पीछे हटने का सोचना बंद कर दिए थे। और डर या देशभक्ति जो भी हो, ये सब बातें स्टेलिनग्राद के रक्षकों यूएसएसआर रेड आर्मी के हौसले को और मजबूत करने वाले कारणों में शामिल थी। और हर इमारत और हर घर के लिए घमासान लड़ाई, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, विशेषकर महिला योद्धा, स्नाइपर और नर्स ने इस लड़ाई में शामिल होकर एक देशभक्ति का अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, और जिससे भी स्टेलिनग्राद के रक्षक यूएसएसआर रेड आर्मी के हौसले काफी बुलंद हुए थे। वोल्गा के दूसरी तरफ से लगातार मदद के लिए नए सैनिक आ रहे थे। मॉस्को से रिजर्व मिलिट्री और देश भर से एयरक्राफ्ट स्टेलिनग्राद के क्षेत्र में भेजे जा रहे थे। स्टेलिनग्राद रेलवे स्टेशन पर 6 घंटों में 14 ट्रेन आ रही थी और जा रही थी। स्टेलिनग्राद के सैनिक हर खोई हुई जगह को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। शहर के भीतर की झड़पों को बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे बेहद दर्दनाक था। चारों तरफ लाशें थी, घरें जल रही थी, बिल्डिंग खंडहर में बदल चुकी थी। धीमी लेकिन जर्मनों ने बड़ी चालाकी से पहले शहर के आसपास की ऊंची जगह, जिन्हें मायाव, कुर्गान और लिसागोड़ा कहा जाता था, पर नियंत्रण कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि 3 सोवियत फैक्ट्रियां जो लोहे, ट्रैक्टर और T-34 टैंक बना रही थी, जर्मन एंड उनके एलाइज के अटैक के बावजूद लंबे समय तक उत्पादन करती रही। महीनों तक लड़ाइयां इन 3 फैक्ट्रीज के आसपास ही सेंट्रलाइज्ड रही, जब तक कि जर्मनों ने अक्टूबर के अंत पर इन फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया और फिर उत्पादन बंद करवा दिया। यूएसएसआर रेड आर्मी जर्मनों के करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, ताकि जर्मन अपने तोपों और एयरफोर्स का इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि वो अगर जर्मन सेना के पास रहेंगे तो जर्मन तोपें और जर्मन एयरफोर्स जब अटैक करेंगे, यूएसएसआर आर्मी और जर्मन आर्मी दोनों मारे जाएंगे, और इस वजह से जर्मन तोप और जर्मन एयरफोर्स अटैक नहीं करेंगे। स्टेलिनग्राद सिटी के अंदर की लड़ाई में स्नाइपर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। जर्मन स्नाइपर्स ज्यादा अनुभवी थे, लेकिन यूएसएसआर वाले भी स्नाइपर्स को तेजी से ट्रेन करके उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे। सोवियत के सबसे मशहूर स्नाइपर्स में से एक वासेली जात्सेव इस लड़ाई में शामिल थे, और उन्होंने 200 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया, जिनमें से 10 स्नाइपर्स भी थे। जात्सेव ने लड़ाई के दौरान 30 से अधिक स्नाइपर्स को ट्रेन किया। ये ग्रुप लगातार जर्मन अधिकारियों को निशाना बना रहा था, जिससे जर्मन 6th आर्मी ग्रुप बी के कमांडर पॉल्स की बड़ी समस्या होने लगी। फिर भी अक्टूबर 1942 के अंत तक जर्मन सेना स्टेलिनग्राद
स्टेलिनग्राड के 90% हिस्से पर कब्जा कर चुकी और वोल्गा रिवर के किनारे तक पहुंच गई थी। जर्मनों की एयरफोर्स 16 से 25 सितंबर के बीच लुफ्टवाफे ने 10,000 तक उड़ानें भरी, जबकि यूएसएसआर वायुसेना ने 17 जुलाई 19 नवंबर के बीच सिर्फ 11,000 से थोड़ा अधिक मशीन किए, लगभग 4 से 5 महीनों में। फिर सर्दियों का आगमन हुआ और यूएसएसआर रेड आर्मी की कड़ी प्रतिरोध ने जर्मनी को और आगे बढ़ने से रोक दिया। जर्मनों की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनका फ्रंट लाइन, जो बहुत ही पतला था और इसके किनारे जर्मनों द्वारा नहीं, जर्मन के सहयोगी देशों द्वारा डिफेंस किया जा रहा था। ये सैनिक कम ट्रेंड थे, उनके पास हथियारों की कमी थी और वे जर्मनों जितने प्लान्ड और प्रिपेयर भी नहीं थे। मदद के लिए किए गए कॉल को भी नजरअंदाज कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कुछ एरियाज में 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ 20 से 30 सैनिक का ही पहरा था। स्टेलिनग्राद पर इतना ध्यान केंद्रित था कि जर्मन सेना ने फ्रंट लाइन की स्थिति को मजबूत करना नजरअंदाज कर दिया। 6th आर्मी यानी आर्मी ग्रुप बी के कमांडर पॉज द्वारा डॉन नदी के फ्रंट लाइन की स्थिति को मजबूत करने और पीछे हटने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया। स्टेलिनग्राद का सिंबॉलिक एंड स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंस हिटलर के लिए बहुत ज्यादा था और पीछे हटना नाजी प्रचार एंड हिटलर के लिए बहुत बड़ा झटका होता। देर शरद ऋतु तक यूएसएसआर जनरल जुकोव और वासिलेव्स्की ने स्टेलिनग्राद एरिया में लगभग 8 लाख सैनिकों को इकट्ठा कर लिया था एक काउंटर अटैक की तैयारी में। और काउंटर अटैक शुरू हुआ और उसे ऑपरेशन यूरेनस का नाम दिया गया। ऑपरेशन यूरेनस 19 नवंबर 1942 को शुरू हुआ। यह ऑपरेशन जर्मन लाइनों को 2 तरफ से तोड़ने और फिर इन सेनाओं को मिलाकर जर्मन सैनिकों को घेरने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यूएसएसआर रेड आर्मी ने सिर्फ 4 दिनों के बाद 23 नवंबर को इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। कमांडर पॉलस की 6 बटालियन की जर्मन सेना, जिसमें 2,65,000 सैनिकें थी, यूएसएसआर द्वारा घेर ली गई। 6th आर्मी की नाजुक स्थिति के बावजूद आर्मी ग्रुप ए 19 दिसंबर तक काकेशस में अपने ऑपरेशन जारी रखे, लेकिन जल्द ही इसे पीछे हटना पड़ा और अब वे लोग भी 6th बटालियन की जर्मन सेना की मदद करने की स्थिति में नहीं थे। 22nd डिवीजनों वाली जर्मन आर्मी ग्रुप डॉन को फील्ड मार्शल मैनस्टाइन की कमांड में 6th बटालियन की जर्मन सेना को मदद के लिए गठित किया गया, लेकिन फील्ड मार्शल मैनस्टाइन ने हिटलर को 6th आर्मी की घेराबंदी से बाहर निकालने के लिए दूसरे आर्मी ग्रुप्स को आदेश न देने के लिए राजी किया, यह आश्वासन देते हुए कि आर्मी ग्रुप डॉन उन्हें बचा लेगा, बशर्ते लुफ्टवाफे 6th बटालियन की जर्मन सेना को हवाई मार्ग से आवश्यक आपूर्ति पहुंचा सके। लुफ्टवाफे के चीफ गोरिंग ने इसे संभव मानकर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यह रणनीति बुरी तरह से नाकाम साबित हुई। लुफ्टवाफे के पास इतनी बड़ी सेना, जिसमें 14th पैंजर आर्मी भी शामिल थी, को आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसे ऑपरेशन के लिए लगातार ईंधन की आवश्यकता थी और ईंधन एनफ नहीं था पूरे ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा यूएसएसआर रेड आर्मी ने स्टेलिनग्राद के सबसे नजदीकी एयरबेस को निशाना बनाया, जहां से आपूर्ति के लिए लुफ्टवाफे द्वारा उड़ानें भरी जा रही थी। इसने घिरी हुई 6th बटालियन की जर्मन सेना के लिए आपूर्ति को और भी कम कर दिया। 6th बटालियन की जर्मन सेना को घेराबंदी से बचाने के लिए जर्मनों का आक्रमण 48 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया, लेकिन आखिरकार असफल हो गया, जिसका एक कारण 6th आर्मी की इनएक्टिव होना भी था। आपूर्ति की कमी के कारण जर्मन सैनिकों में कुपोषण स्थिति को और भी बदतर बना दिया। 6th आर्मी के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन जर्मन हाई कमान ने उन्हें आदेश दिया कि वे तब तक प्रतिरोध करें जब तक कि संभव हो सके, ताकि यूएसएसआर आर्मी का ध्यान स्टेलिनग्राद पर बना रहे। 6th आर्मी के आत्मसमर्पण को रोकने के लिए हिटलर ने एक आखिरी चाल चली। उसके तहत 30 जनवरी 1943 को उन्होंने जनरल पॉल्स को फील्ड मार्शल का पद दिया, इस उम्मीद में कि पॉल्स जर्मनी के पहले आत्मसमर्पण करने वाले फील्ड मार्शल नहीं बनना चाहेंगे। हालांकि कुपोषण, गोला बारूद की कमी और तोपखानों एंड टैंकों की विफलता ने 6th आर्मी के बचे हुए 90,000 आर्मी को 2 फरवरी 1943 को आत्म करने पर मजबूर कर दिया। स्टेलिनग्राद में नाजी जर्मनी की यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की पहली बड़ी हार, इसने नाजी नेतृत्व का जर्मन जनता से टोटल वार की मांग करने के लिए मजबूर किया, जिसमें देश की सभी संसाधनों को सैन्य सफलता के लिए झोंक दिया जाएगा। हालांकि यह सब बेकार साबित होने वाला था, क्योंकि सोवियत सेना पूर्वी मोर्चे पर मजबूत हो रही थी और ब्रिटिश सेना जर्मनों को उत्तर अफ्रीका में हराकर इटली में उतरने की तैयारी कर रही थी अपने सहयोगियों के साथ। और इस एपिसोड में इतना ही। स्टेलिनग्राद की लड़ाई पर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।